साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। और आज हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विक्टोरियन पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करें द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से। वहीं पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए हो मात्र 100 रुपये में तो आप द इंग्लिश लेबोरेटरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये नोट्स की बुक भी मंगवा सकते हैं और रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर की भी जो है ऑब्जेक्टिव बुक्स मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के जो है शुरू करते हैं। विक्टोरियन पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू बी स्टार्टेड इन 1932 और 1937 टू 1901। 1932 या 1937 से 1901 सॉरी ये जो है थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक होगी। 1832 से या 1837 से 1901 होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक होगी, माफ़ी चाहूँगा। 1832 इज़ द ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द रिफॉर्म बिल। 1832 में क्या है, रिफॉर्म जो है सुधार बिल पास हुआ था। 1837 टू 1901 वाज द क्वीन विक्टोरिया पीरियड। जो क्वीन विक्टोरिया ने राज किया था वो 1837 और 1901 तक राज किया था। इसीलिए जो है ये दो जो डेट्स हैं इसके ओरिजिन की मानी जाती हैं। हडसन कंसिडर्स द ईयर ऑफ 1887। हडसन जो है 1887 को के जो एज है या फिर जो ईयर है उसको नाम देते हैं क्लोज ऑफ द ग्रेट इपोक, एक युग का अंत बोलते हैं 1887 को। विच वाज द जुबली ऑफ रिंग ऑफ क्वीन, जो कि जुबली थी, उत्सव था क्वीन के राज का। द राइटिंग्स ऑफ दिस पीरियड वाज इमेजिनेटिव एंड डिडक्टिक। इस जो है एरा की जो राइटिंग थी वो इमेजिनेटिव थी, काल्पनिक थी, डिडक्टिक थी, नैतिक थी, एग्जिबिट दिखाती थी, दर्शाती थी, प्रदर्शनकारी थी, सोशल थी, सामाजिक थी, इकोनॉमिक थी, आर्थिक थी, एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द एज। और जो है इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिमत्ता के से संबंधित जो परेशानियाँ थी उसको दर्शाती थी। दिस वाज द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति का ये जो पीरियड था, रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा था बहुत ही तेज़ी से, एंड डिटीरियोरेशन ऑफ रूरल इंग्लैंड। और जो है गरीब तो नहीं कह सकते, जो देहाती जो इलाका था वो शहरी में बदल रहा था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज़ द पायनियर ऑफ दिस एज। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है इस एज के सबसे बड़े नाम। ब्राउनिंग एंड मैथ्यू अर्नोल्ड रोड पोइट्री। ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नोल्ड जो हैं पोइट्री लिखते हैं इस एज में। कार्लाइल, रस्किन, आर्नोल्ड एंड पेटर वार एसेइस्ट, ये जो हैं ऐसे लिखते थे, निबंध लिखते थे। दिस एज इज़ रिमार्केबल फॉर नॉवेल्स ऑफ डिकन्स। और चार्ल्स डिकन्स जैसे जो महान उपन्यासकार हुए, थैकरे, जॉर्ज एलियट, मेरेडिथ, ट्रॉलोप एंड सैमुअल बटलर, ये सभी बड़े नाम हैं। आपको इनको याद रखने हैं कि ये किस एरा से संबंधित है। विक्टोरियन एज फोकसेस ऑन द वर्क्स दैट आर रिलेटेड टू लाइफ। ये इस एरा के जो वर्क्स हैं आम जिंदगी से संबंधित होते थे, बिकॉज रोमांटिक्स वर इन देयर ओन वर्ड बट विक्टोरियन रिलेटेड टू लाइफ। क्योंकि इससे जो तुरंत पहले की जो एज थी, रोमांटिक एज थी, वो जो है अपनी कल्पना में ही रहते थे। ये जो है आम जिंदगी के बारे में लिखने लगे। विक्टोरियन चेंज द कंसेप्ट ऑफ पोएट्री। दे रोट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर वाइल रोमांटिक्स रोट इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन सेल्फ। रोमांटिक राइटर जो थे वो जो है खुद की कल्पना के हिसाब से, इंडिविजुअलिटी के हिसाब से लिखते थे, है ना, जितना वो खुद को फील कर पाते थे। ये जो है विक्टोरियन एरा के जो राइटर हैं वो रीडर के अकॉर्डिंग लिखते थे कि रीडर पढ़ने के बाद कैसा महसूस करेगा। विक्टोरियंस वर सेप्टिसिज्म एंड पेसिमिज्म। विक्टोरियन जो लोग थे वो पेसिमिस्ट थे, है ना, निराशावादी थे, संदेह करते थे। दे बिलीव्ड इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। इन्होंने जो है विज्ञान के विकास पर जोर दिया। बिकॉज इन दिस एज डार्विन गैव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्योंकि यही वो एज थी जब पर जो डार्विन हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने विकास का, उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। एंड रिफ्यूज द स्टोरी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और जो फ्लोरा और फोना नाम की जो एक कहानी है, काल्पनिक कहानी, उसको गलत बताया कि इससे जो है उत्पत्ति हुई। एंड सेड दैट द अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। और बताया कि ये जो पृथ्वी है वो विकास का परिणाम है। विक्टोरियंस सेड दैट द नेचर हैज़ नॉट एनी फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस। विक्टोरियंस कहते थे कि नेचर में कुछ ज़्यादा दार्शनिक जो है महत्व नहीं है। द नेचर वाज रेड इन टीथ एंड क्लोज विद ह्यूमन ब्लड। जो प्रकृति है, टेनिसन का कथन है ये कि
जो प्रकृति है वो जो है खून खराबा बहुत हो चुका है ना, ह्यूमन ब्लड का। विक्टोरियंस डेवलप्ड द नॉवेल्स एंड रोट द नॉवल इन अबंडेंस। विक्टोरियंस में जो है नॉवेल्स की काफ़ी प्रगति हुई, नॉवेल्स की, और बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए। द ईयर 1870 डिफ्रेंशिएट द अर्ली विक्टोरियन एंड द लेट विक्टोरियन। 1870 का जो साल है वो अर्ली विक्टोरियन और लेट विक्टोरियन को अलग करता है। इट वाज अर्ली फेमिनिस्ट मूवमेंट फॉर वुमेन राइट्स ऑफ इक्वल। ये जो है महिला के अधिकारों के लिए एक अलग ही अपना स्थान रखता है विक्टोरियन एज। देयर वाज मैसिव पोइट्री, ग्रोइंग क्लास टेंशन। इस जो वक्त है विशाल गरीबी थी, है ना, और मिडिल क्लास आदमी की जो प्रॉब्लम्स थी, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस जो सुधार हुए वो सभी इसी एज के अंदर हुए। इट वाज द एज ऑफ प्रूफ। ये जो है साइंस की एज थी, प्रूफ की एज थी, है ना, प्रयोगों की एज थी। इमेंस वेराइगेटेड एंड डेवलपमेंट इन फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान का इसमें बहुत विकास हुआ। फीचर्स ऑफ द नॉवेल्स ऑफ दिस एज। नॉवेल्स जो लिखे गए उसके क्या क्या फीचर्स थे इस एज में। प्लॉट ऑफ द नॉवल इज लूज एंड इल कंस्ट्रक्टेड। जो नॉवेल्स के प्लॉट होते थे, कथानक होते थे, वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। द करेक्टर एंड इंसिडेंट मूव अराउंड द हीरो। सारी जो कहानी है हीरो के अगल बगल घूमती थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिक्सचर ऑफ सेंटीमेंट, मेलोड्रामा एंड लाइफलेस करेक्टर्स, है ना, कैरेक्टर्स। जो असाधारण जो भावनाएं और बेतुका नाटक जो है और बिना बेजिंदगी के जो कैरेक्टर्स थे वो इसमें अपनाए गए। कंप्रेहेंसिव पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। और जो कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन लाइफ जो थी, जो ज़िंदगी थी, उसको दर्शाया गया। नॉवलिस्ट इज़ द मैन ऑफ वेराइड मूड्स। यानी नॉवेल्स जो है अलग अलग मूड को दर्शाते थे। दे हैव क्रिएटिव इमेजिनेशन, एंटरटेनिंग, वर्थ अटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन आल्सो। इन नॉवेल्स में जो है इमेजिनेशन थी, है ना, लेकिन फिर भी जो है ये ध्यान देने लायक थे। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन आल्सो, यानी इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण भी था। इट लैक्स यूनिफॉर्मिटी, यानी इसमें एकता नहीं थी, वेराइटी थी, विच मीन्स इट वॉज वेराइड। ओके। इट वॉज एक्सट्रीमली अनरियल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये जो है ताकत और कमजोरी का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिश्रण था। इट वॉज फ्री एंड फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स रिलेशन। ये जो है सेक्स रिलेशन के बारे में खुलकर बोला गया। इट हैज़ पार्शियल एंड वन साइडेड व्यू ऑफ लाइफ। इसमें जो है भेदभावपूर्ण तरीके से, है ना, एक पक्षीय जिंदगी दिखाई गई। स्विट्जरलैंड फॉलोड द रूल ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड बीइंग मैरी। स्विट्जरलैंड जो व्यक्ति थे उन्होंने जो रूल दिया कि ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड बीइंग मैरी, की खाओ पियो शादी करो, है ना। मैथ्यू आर्नोल्ड बिकेम पेसिमिस्ट। मैथ्यू आर्नोल्ड भी इस वक्त जो है पेसिमिस्ट हो चुके थे, निराशावादी हो चुके थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज ऑप्टिमिस्ट। लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी कवि थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वांटेड टू ब्रिंग अबाउट ए कॉम्प्रोमाइज़। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो दोनों का मिक्सचर चाहते थे, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते थे। इस एज की पोइट्री एंड पोइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म कंटिन्यूज, यानी अभी भी कुछ कुछ प्रभाव था रोमांटिसिज्म का। द फॉर्म ऑफ इट एसेंशियल क्लासिकल, इट कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इस एज की जो पोइट्री है ना, क्लासिकल कह सकते हैं, और इसको 4 भागों में अपने जो है बांट सकते हैं। पोइट्स कौन कौन से थे? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ दिस एज। ठीक है, विक्टोरियन एरा के जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे, प्रतिनिधि जो पोइट थे, कवि थे। हिज पोइट्री इज कॉल्ड द पोइट्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइट्री जो है पोइट्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ कही जाती है। ही बिकेम द पोइट लॉरेट आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वर्ड्सवर्थ के बाद पोइट लॉरेट बने। इन मेमोरियम जो है एलिजी है ना, उनके जो मित्र हैं आर्थर हेनरी हेलम, उनके लिए लिखी थी। लोटस ईटर जो है, लोटस ईटर्स की जो ओपनिंग लाइंस हैं वो स्पेंसरियन स्टांजा में लिखी गई हैं। यूलिसस जो इनका जो है एक महत्वपूर्ण जो है वर्क है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का उदाहरण है। ब्रेक 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 इनकी शॉर्ट पोएम है, और ये एक एलिजी है इनके फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के लिए। द प्रिंसेस भी जो है लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया। क्रॉसिंग द बार जो है, दिस लिरिक शुड बी प्रिंटेड एट द लास्ट ऑफ एवरी एडिशन, दिस वाज हिज विश। टेनिसन की जो है विश थी कि क्रॉसिंग द बार जो है पोएम जो है वो हर उनके एडिशन के लास्ट में दी जाए। लेडी ऑफ द शैलोट भी टेनिसन का वर्क है। लॉक इन हेल, द आइडियल्स ऑफ द
किंग, ये सभी जो है टेनिसन के वर्क्स हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज ऑप्टिमिस्ट एंड द फॉलोवर ऑफ शेले। पीबी शेले के ये फॉलोवर थे। ही इज़ नोन फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग, और अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ही इज़ द विक्टोरियन पोएट ऑफ लव, ऑप्टिमिज्म एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जी जो थे विक्टोरियन पोएट ऑफ लव थे, है ना, आशावाद झलकते हैं इनके वर्क्स में। और ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए तो आप जानते ही हैं इन्हें। हिज पोइट्री इज़ कॉल्ड पोइट्री ऑफ सिचुएशंस एंड इंसिडेंट्स। इनकी पोइट्री को पोइट्री ऑफ सिचुएशंस एंड इंसिडेंट्स कहा जाता है। बेल्स एंड पोमेग्रेनेट जो है 1841 में इनका वर्क है। कलेक्शन ऑफ 45 पोएम्स इंक्लूडिंग मेजर, एट नाइट, लास्ट डचेस एंड लास्ट रीडर। बेल्स एंड पोमेग्रेनेट जो इनका वर्क है उसमें 45 पोएम थी। 1841 में ये पब्लिश हुआ। इसके अंदर 3 मेजर जो पोएम थी, मेजर, एट नाइट, लास्ट डचेस एंड लास्ट रीडर। मैन एंड वुमेन जो है 1855 में, इट इज़ ग्रामेरियन फ्यूनरल एंड एरिया डल सार्टो। ये जो 2 वर्क हैं ये मैन एंड वुमेन में पब्लिश हुए। ड्रामेटिक पैसोनेज जो है, परसोनेज होना चाहिए था आई थिंक सो, ये 1864 में पब्लिश हुआ। रेबी बेन एजरा इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। द रिंग ऑफ एंड द बुक जो है ये लॉन्गेस्ट पोएम है इनकी। एजोलैंडो एंड इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1889। एजोलैंडो जो है 1889 में पब्लिश हुआ उनकी मृत्यु के बाद। मैथ्यू आर्नोल्ड एक अनदर इम्पोर्टेंट राइटर हैं इस एज के। ही इज़ द थर्ड ग्रेट पोएट ऑफ दिस एज। हिज पोइट्री बियर्स द स्टाम्प ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। उनकी पोइट्री जो है उसमें इंटेलेक्चुअलिज्म झलकता है। ही इज़ फेमस फॉर राइटिंग एलिजीज एंड पेसिमिस्टिक पोएम। वो जो है एलिजीज लिखना, निराशावादी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। सोहराब रुस्तम जो है एक सबसे फेमस इनका वर्क है, 1853 में प्रकाशित होता है। एपिक स्टाइल में लिखा जाता है। द स्कॉलर जिप्सी, थीसिस, एलिजी है जो कि, है ना, ए क्लफ के लिए इन्होंने लिखी थी। डोवर बीच, शेक्सपियर, रग्बी चैपल, कल्चर एंड अनार्की, एसे इन क्रिटिसिज्म, ये सब जो हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के महत्वपूर्ण वर्क्स हैं। अभी सेज के नोवेल की बात कर लेते हैं। हीरो द फर्स्ट टाइम द नॉवेल्स वाज पब्लिश्ड इन ट्रांसलेशन एंड डोस्टोवस्की एंड जलाज नोवेल। इस जो एज के नॉवेल थे जो हैं ट्रांसलेट किए गए, है ना, एंड डोस्टोवस्की एंड जलाज नोवेल जो हैं इनके जो नॉवेल्स थे हिस्टोरिकल थे, सोशियोलॉजिकल थे, रिलीजियस थे, साइंटिफिक थे। गोथिक के जो मूवमेंट थी जो कि हॉरर दिखाती थी, है ना, डिटेक्टिव नॉवल थे, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स थे, फिलोसफिकल नॉवेल्स थे। इस एज के नॉवेल्स में काफ़ी विशेषताएं थी। नॉवेल्स का काफ़ी विकास हुआ, आप ये बात ध्यान रखेंगे। द नॉवल ऑफ दिस एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 भागों में इस एज के नॉवल को बांट सकते हैं। सोशल नॉवल, है ना, जो कि चार्ल्स डिकन्स लिखते थे, और रियलिस्टिक नॉवल जो कि ब्रॉन्ट सिस्टर, एमिली ब्रॉन्ट, ना, किंगले गैस्केल, थैकरे एंड जॉर्ज एलियट लिखते थे। चार्ल्स डिकन्स के बारे में बात करेंगे हम, इम्पोर्टेंट है। पिकविक पेपर जो है इनका फर्स्ट नॉवल था। डेविड कॉपरफील्ड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था। ब्लीक हाउस, टेल ऑफ 2 सिटीज़, ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स, क्रिसमस कैरोल, डोम्बे, है ना, एंड सन एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ही डाइड बिफोर कंप्लीटिंग द नॉवल। उनका एक अधूरा नॉवल रह गया, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ये अधूरा नॉवल है चार्ल्स डिकन्स का। चार्लेट ब्रॉन्ट का एक फेमस वर्क जेन आयरे याद रखना। एमिली ब्रॉन्ट का वुदरिंग हाइट्स। रूडयार्ड किपलिंग का द जंगल बुक। थॉमस हार्डी जो है ये इम्पोर्टेंट है। रीजन इनका जो था काल्पनिक रीजन वेसेक्स नाम था, जैसे आर के नारायण का मालगुडी है। ही वॉज ए फैटलिस्ट, है ना। ही इन हिज नॉवल चांस प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल। इनके जो नॉवल से भाग्य एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। फैटलिस्ट का मतलब भाग्यवादी होता है। हिज ऑल नॉवेल्स आर ओरिजिनल। उनके सभी नॉवेल्स में वेसेक्स का यूज़ किया गया है लगभग। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, है ना, ये जो टाइटल है इन्होंने लिया था एज यू लाइक इट से शेक्सपियर के। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउन, ये टाइटल लिया था द एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड से इन्होंने लिया था। रिटर्न ऑफ नेटिव जो है पास्टोरल एलिजी है इनकी। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो है ये भी पास्टोरल एलिजी है। जज द ऑब्सक्योर एंड टेस्ट ऑफ अर्बल विल्स,
ये जो है ये भी पास्टोरल एलेजी है। आप इनके थॉमस हार्डी के वर्क्स जरूर याद रखें। जॉर्ज एलियट के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। उनका जो असली नाम था वो मैरी एन था ना, मैरी इवोन या मैरी एन कह सकते हैं। एडम बीड, मिल ऑन द फोर्स, रोमोला, मिडल मार्च, ये सब इनके जो हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उतने ही देर के हैं जितने इंपॉर्टेंट हैं। WM ठैकरे के बारे में बात कर लेते हैं। ये कलकत्ता में पैदा हुए। ये जो है रियलिस्टिक नोवेल का सेंट्रल फिगर है, यानी मुख्य भाग है ना। जैसे उनके चार्ल्स डिकन्स हैं, तो ये रियलिस्टिक के जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ही इज़ हॉस्टाइल टुवर्ड्स रोमांटिसिज्म एंड सेंटिमेंटली। इनको जो है रोमांटिसिज्म का जो वर्ग थे उनसे बहुत नफरत थी, भावनाओं से। वैनिटी फेयर ये जो टाइटल है इन्होंने लिया था पिलग्रिम पॉइज से, जो बनियान के। पेंडेनिस जो है द न्यू कम्स एंड विजिनियास जो है ये भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको रट्टा ही मारने पड़ेंगे। स्टीवसन जो है इन्होंने किडनैप्ड लिखा नोवेल, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। इस एज के प्रोज की बात कर लेते हैं। डिवोटेड टू फिलोसफी दर्शन शास्त्र को डिवोटेड होते थे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस की थियोरीज पर बात करते थे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म आलोचनात्मक जो है वर्णन होता था। और इस जो है इस एज के प्रोज के महत्वपूर्ण राइटर JS मिल थे। इन्होंने जो है इस एज की महत्वपूर्ण साइंटिफिक थ्योरी डार्विन अक्सली ने दी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में। लिटरेरी क्रिटिक्स जो थे आर्नोल्ड थे, थॉमस कार्लाइल थे, रस्किन थे, ठीक है। अब थॉमस कार्लाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ये विक्टोरियन एसेइस्ट थे, ये तो बात आपको बताई दी मैंने। सार्टर रिजॉर्ट्स, ठीक है, हीरोज एंड हीरो वर्शिप एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये जो है इनकी इंपॉर्टेंट वर्क हैं, याद रखना। मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में बात करें। कल्चर एंड अनार्की, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, लिटरेचर एंड डोगमा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जॉन रस्किन के हैं मॉडर्न पेंटर्स, द सेवन लैंड्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिस्टम एंड लिलीज अनटू द लास्ट। ये आपको बुक मंगवा लेना, रट्टा मार लेना, हो जाएंगी। मैकाले का जो वर्क है वो हिस्ट्री है। बकलेस का जो है सिविलाइजेशन है। ड्रामा ऑफ विक्टोरियन एज जो है विक्टोरियन एज में ड्रामा कौन कौन से लिखे गए। हेनरी ऑर्थर जेम्स ने जो है द सिल्वर किंग लिखा, द स्कूल मिस्ट्रेस लिखा। ऑस्कर वाइल्ड ने जो है कॉमेडी ऑफ मैनर, है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ए वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस जैसे वर्क्स लिखे। अब अदर जो है हम अदर लोगों की बात करें। जॉर्ज मेरेडिथ का द इगोइस्ट याद रखना। फ्रांसिस थॉम्पसन का हाउंड ऑफ हेवन याद रखना। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की बात करें तो 1833 में शुरू हुई थी। ये इसी लाइफ स्पैन में आती है, इसलिए हमें ऑक्सफोर्ड मूवमेंट पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। 1833 में शुरू हुई। जॉन कैबले ने ये जो है शुरू की, सपोर्ट किया जॉनरी हेनरी न्यूमैन ने। पीरियोडिकल इनका था ट्रैक्ट्स फॉर टाइम्स। इसको जो है ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी इसीलिए बोला जाता है। टू रिस्टोर द सेम, इनका उद्देश्य था टू रिस्टोर द सेम फेथ इन द चर्च विच वाज इन द मिडिल क्लास एजेस। मध्यकाल में जो चर्च पर जो लोगों का विश्वास था उसको पुनः जागृत करना इनका उद्देश्य था। रिलीजियस मूवमेंट थी ये, है ना, चर्च ऑफ इंग्लैंड में। चर्च जो थे स्टार्टेड वर्किंग एट द मर्सी ऑफ स्टेट आफ्टर द कैथोलिक मूवमेंट। चर्च जो है शासन के हिसाब से कार्य करना शुरू कर दिया था, राजा के हिसाब से। सो दे वांट चर्च टू बी फ्री फ्रॉम स्टेट। तो ये लोग जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाले, ये चर्च को जो है राज्य से मुक्त करना चाहते थे। द विक्टोरियन मूवमेंट हैव दिस इफेक्ट आल्सो, और विक्टोरियन मूवमेंट में इसका प्रभाव दिखाई देता है। एडवर्ड पुसे वाज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो लीडर थे एडवर्ड पुसे थे। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पुसेआइट मूवमेंट। ओके, दिस मूवमेंट वाज एंडेड व्हेन न्यूमैन वाज एंटर्ड इन रोमन कैथोलिक चर्च। जब न्यूमैन जो है रोमन कैथोलिक चर्च में प्रवेश लेते हैं, इसी के साथ ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है समाप्त होती है। इट वाज अ मिडल वे बिटवीन पोस्ट रिफॉर्मेशन कैथोलिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है एक प्रकार से एक बीच का रास्ता था पोस्ट रिफॉर्मेशन कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म के बीच का, ठीक है साथियों। हालांकि मैं बहुत समझा के बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरी मजबूरी मानिए, कुछ भी मानिए, मैं सिर्फ अब पढ़ के ही सुना सकता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपका फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा और ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आपका समय भी जो है बचना चाहिए। और कोई भी सीरियस विद्यार्थी है, उसने जो है अगर वो तैयारी कर रहा है संस्कृत शिक्षा विभाग की, ये मैं संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए करवा रहा हूँ, तो अभी तक जो है इसको अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। ये तो सिर्फ एक रिवीजन के लिए है आपके, कि क्विक रिवीजन हो जाए आपका, है ना।
आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसको जो है बुक को मंगवा कर या प्रिंट करवा कर, है ना, प्रिंट का तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हम सीधा बुक ही उपलब्ध करवा सकते हैं, तो आप अपने जो है घर पर मंगवा लें। टेलीग्राम पर जुड़ जाएं द इंग्लिश लैबोरेटरी पर, और मैं कभी बोलता नहीं हूँ, अपने साथियों के साथ शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह टेस्ट देने हो टॉपिक वाइज तो अभी टाइम है, दे सकते हो, 100 रुपये में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, ठीक है साथियों। अगला जो है हम एक और मूवमेंट पढ़ेंगे, शायद रोमांटिक मूवमेंट जो है इसका टॉपिक रहेगा। एक बड़ी क्लास होगी, ये भी एक बड़ी क्लास थी। आशा करता हूँ आपका रिवीजन हो गया होगा। मिलेंगे किसी नई क्लास में, किसी नई बात, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।